हेलो बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स अंडरस्टैंड करने के पहले तुमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्हाट इज एरिया वेक्टर। अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया था एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, अभी ये वेक्टर क्या है। तो फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्लक्स ये सब डिफाइन करने के लिए हमको एरिया वेक्टर की जरूरत थी, मतलब एक ऐसा एरिया चाहिए था विच हैज डायरेक्शन। तो हम लोगों ने डिफाइन किया एरिया वेक्टर। अभी एरिया वेक्टर क्या होता है? सेम है, एरिया इज एरिया, करेक्ट। एरिया क्या है? वो ये अपना एरिया, ठीक है, लेकिन विथ डायरेक्शन। तो सपोज ये एक प्लेन है, करेक्ट, ये एक प्लेन है, इसका एरिया इज सपोज एस। तो इस चैप्टर में ना हम लोग एरिया को एस से डिनोट करेंगे। तो ये जो प्लेन है इसका एरिया कितना है? एस। डायरेक्शन, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, इस सरफेस को परपेंडिकुलर, ये होगा डायरेक्शन ऑफ एस बार, एरिया वेक्टर। इस परपेंडिकुलर वेक्टर के यूनिट वेक्टर को हम लोग बोलते हैं एन कैप, एन मतलब नॉर्मल। अगेन ये क्वेश्चन आएगा कि परपेंडिकुलर मैंने ऊपर ही क्यों लिया, नीचे क्यों नहीं? ले सकते हैं एज पर योर विश। वेनेवर वी हैव ओपन सरफेस, परपेंडिकुलर कहीं पे भी लो, ऊपर लो या नीचे लो चलेगा, सिर्फ स्पेसिफाई करो तुम लोगों ने परपेंडिकुलर कहां पर लिया है, करेक्ट। तो ये जो एरिया वेक्टर है एस बार इज नथिंग बट, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? एस, और डायरेक्शन क्या है? एन कैप। समझ में आया? तो यहां पर क्या था, एक प्लेन सरफेस था, तो एरिया वेक्टर डिफाइन करना इजी था। अगर सपोज एक कर्व्ड सरफेस है जैसे ये, इसके लिए एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करूं? अभी यहां पर हर सेक्शन पे परपेंडिकुलर तो अलग अलग होगा, तो यहां पर एक एरिया वेक्टर डिफाइन करना इज नॉट करेक्ट, कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो यहां पर लिया एक एलिमेंट, करेक्ट। ये एलिमेंट छोटा सा एलिमेंट है ds, छोटा सा एरिया है ds, इसका एरिया वेक्टर विल बी इस एलिमेंट को परपेंडिकुलर, तो ये होगा ds बार। तो जब भी वी हैव नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, कर्व्ड सरफेस, हम लोग एक एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट के लिए एरिया वेक्टर डिफाइन होगा। क्लियर है बच्चों? एकदम सिंपल। नेक्स्ट, अभी आते हैं फ्लक्स पर। अभी फ्लक्स क्या होता है? एक्चुअली हेडिंग इज फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है पहले ये अंडरस्टैंड करो। फ्लक्स इज नथिंग बट बंडल ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एकदम सिंपल लैंग्वेज में दे रहा हूं, बुक्स में एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये अंडरस्टैंड करो। फ्लक्स इज बंडल ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब क्या, ये एक पेन है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ऐसे बराबर। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अगर मैं बंडल करूं, एक सिस्टम पकड़ू, तो सपोज इसके अंदर 4 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो ये जो सिस्टम होगा इसको बोलेंगे फ्लक्स। तो फ्लक्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ही है, सिर्फ क्या है, बंडल ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इमेजिन करो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है उसका बंडल वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बिकॉज अगर फ्लक्स ही अंडरस्टैंड नहीं होगा, फ्लक्स ही अगर इमेजिन नहीं होगा, तो गॉस लॉ वगैरह कुछ भी इमेजिन नहीं होगा, करेक्ट। ठीक है, अभी फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया, इसका मतलब क्या है? सी सपोज मेरे पास एक एरिया है, ये एरिया है, करेक्ट। अभी इसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है। सपोज वहां पर लाइट का सोर्स है, उस तरफ एक लाइट का सोर्स है, तो क्या होगा, लाइट इस एरिया पर आएगा ऐसे, करेक्ट, ऐसे आएगा। तो यहां पर लाइट आएगा, लेकिन बोर्ड के ऊपर ये जो बुक है, ये पेपर जो है, इसके पीछे एक रेक्टेंगल का शैडो फॉर्म होगा। इसका मतलब क्या है, जितने भी रेज यहां पर आए होंगे वो यहां से पास नहीं किया होगा, इसलिए तो पीछे शैडो फॉर्म हुआ। अभी उल्टा सोचो, कितने लाइंस इसमें से पास नहीं हुए, बराबर। उल्टा सोचो कि ये जो खाली स्पेस है इसमें से पास नहीं होगा और सिर्फ इसमें से पास होगा, तो तुमको क्या दिखेगा, यहां पर सिर्फ एक रेक्टेंगुलर व्हाइट पैच दिखेगा, बाकी सब डार्क दिखेगा। मतलब कुछ लाइट के रेज इस एरिया को कट करके आर पार गए होंगे, दैट इज लाइट के रेज पासिंग थ्रू दिस एरिया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस एरिया, मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइंस इस एरिया से पास होंगे
उस बंडल को हम लोग बोलेंगे फ्लक्स। समझ में? लाइट से देखो, जितना लाइट इस पेपर से पास होगा मतलब उतने रेज आर पासिंग थ्रू दिस पेपर। सिमिलरली कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू दिस पेपर, जितना शैडो बोर्ड पर मिलेगा वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया। करेक्ट? तो सी केस 1, अभी मैंने क्या किया, सी ऐसा है, लाइट ऐसे आ रहे हैं, मतलब लाइट कैसा है, ये एरिया को परपेंडिकुलर है। तो यहां पर देखो, यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आए, एरिया को परपेंडिकुलर है। अभी से एरिया वेक्टर इंपॉर्टेंट है। सपोज एरिया वेक्टर में लेता हूं इस प्लेन को परपेंडिकुलर इधर, ये एरिया वेक्टर है एस बार। करेक्ट? अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। करेक्ट है? अगेन मैं एरिया वेक्टर इधर भी ले सकता था, तो यहां पर मैंने इस तरफ लिया, माई विश, तो तुम लोग कहीं पे भी ले सकते हो। ठीक है? तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा इज 0। अभी देखो लाइट वहां से आ रहा है, मैंने इस पेपर को अगर ऐसे बेंड किया, ऐसे बेंड किया ऐसे, तो मुझे बताओ ये बोर्ड पे जो शैडो फॉर्म होगा वो छोटा छोटा होगा बराबर। अभी सिर्फ इतना ही शैडो फॉर्म होगा, अगर मैं इसको और कम करूं तो शैडो फॉर्म होगा, कम होगा, यहां पर शैडो विल बी 0। मैक्सिमम शैडो ऐसे होगा। करेक्ट है? मैक्सिमम शैडो क्या होगा, जब पेपर को ऐसे रखूंगा, लाइट ऐसे आएगा, तब मैक्सिमम शैडो होगा। तो अगर मैं पेपर को ऐसे रखूं तो सी एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कुछ तो एंगल है। समझ में आ रहा है? तो सी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आया, एरिया वेक्टर ऐसा है परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ये सरफेस को परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में कुछ एंगल है। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, मतलब E बार डॉट S बार। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमको एरिया को वेक्टर में डिफाइन करना पड़ा। मतलब इस cos थीटा के साथ हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट के साथ लिख सके, इसलिए हमको एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ी, इसलिए हम लोगों ने उसको डिफाइन किया। करेक्ट? इस केस में देखो, इस केस में थीटा तो 0 है, cos 0 1 आएगा, तो यहां पर फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज सिंपल E इंटू S, S इज एरिया। समझ में आया? तो बेसिक फॉर्मूला इज E S cos थीटा। तो मुझे बताओ जब थीटा इज इक्वल टू 0 तब मैक्सिमम फ्लक्स इज पासिंग, जब थीटा इज इक्वल टू 90 तब फ्लक्स पासिंग इज 0। थीटा 90 मतलब क्या, सी अगर प्लेन ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तो थीटा 90 है, तो फ्लक्स पासिंग इज 0 ऑब्वियसली। अभी मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, सी लाइट रेज ऐसे आएंगे, अगर मेरा पेपर ऐसा है तो सारे लाइट रेज यहां पर जाएंगे, इस पेपर इस प्लेन में से कितने लाइंस पास होंगे, 0 पास होंगे। मतलब क्या, इसको ऐसे कट करके कितने जाएंगे, एक भी नहीं, बिकॉज सारे लाइंस ऐसे निकलेंगे, तो इसमें से पासिंग इज 0। सी एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज 0। क्लियर है क्या बच्चों? ये फ्लक्स का जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर। ठीक है? से एग्जांपल करते हैं। प्रॉब्लम में पूछा है व्हाट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फीयर। से एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से अंडरस्टैंड करो। ठीक है? फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फीयर, अभी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ रहा है इस डायरेक्शन में, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E0 इंटू एक्स स्क्वायर। ये जो क्यूब है इसका साइड इज A, ये कहां पर रखा है, ओरिजिन से 2a डिस्टेंस पर रखा है। वी हैव टू फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। अभी देखो कितने सरफेसेस है यहां पर, क्यूब के टोटल 6 सरफेसेस है। करेक्ट? क्यूब के टोटल 6 सरफेस है, तो हमको फाइंड करना पड़ेगा ये सारे 6 सरफेसेस में से फ्लक्स कितना पास हो रहा है। ठीक है? अभी स्टार मार्क करके ये लिख लो। पिछली बार मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, व्हेन वी हैव ओपन सरफेस, परपेंडिकुलर कहीं पे भी लो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो क्यूब है ये क्लोज सरफेस है, सो व्हेनेवर वी हैव क्लोज सरफेस, एरिया वेक्टर हमेशा से आउटवर्ड लो, सब तरह से आउटवर्ड एरिया वेक्टर, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सी अभी मुझे बताओ, लेबलिंग अच्छे से करते। सी ये सरफेस 1, ये लेफ्ट वाला, ये नीचे वाला सरफेस 2,
ये राइट वाला सरफेस 3, ऊपर वाला सरफेस 4, ये पीछे सरफेस 5, ये सामने सरफेस 6। समझा? करेक्ट। अभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर से ऐसे अंदर एंटर करेंगे, करेक्ट, इधर से ऐसे ऐसे, और इधर से बाहर निकलेंगे, करेक्ट। अभी फ्लक्स पासिंग विल बी फॉर्मूला क्या है? ई एस कॉस थीटा, ये सरफेस 1 के लिए, करेक्ट है। ये जो क्लोज सरफेस है क्यूब, इसके टोटल 6 सरफेस है, तो सारे 6 सरफेसेस में से फ्लक्स कितना पास होगा ये फाइंड करना पड़ेगा, करेक्ट। सिंपल, सबके लिए लिख देता हूं मैं इधर, 6 बार लिखना पड़ेगा। अभी देखो सरफेस 1 के लिए, ये जो सरफेस 1 है, मुझे बताओ इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका एरिया वेक्टर, ये सरफेस के लिए एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस, S1 बार, करेक्ट है। ये प्लेन के लिए मैंने क्या बोला, आउटवर्ड लेंगे एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, S1 बार यहां पर है, तो थीटा 180 डिग्री है। देखो बच्चों अच्छे से, तो सरफेस 1 के लिए ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, सरफेस 1 cos 180 -1, प्लस सरफेस 2 के लिए, अभी देखो सरफेस 2 के लिए एरिया वेक्टर ऐसा आएगा नीचे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 है, cos 90 इज 0। सरफेस 3 के लिए इधर मुझे बताओ एरिया वेक्टर इधर आएगा S3 बार, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में, तो थीटा आएगा 0, cos 0 इज 1, तो ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3, सरफेस 3 का एरिया इंटू 1। 4, सरफेस 4 देखो ऊपर है, इसके लिए एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, दोनों के बीच में एंगल 90, cos 90 0। फिफ्थ सरफेस के लिए, फिफ्थ सरफेस वो पीछे वाला है, तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा पीछे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, थीटा 90 0। देखो बच्चों इमेजिन हो रहा है। 6 मतलब ये फ्रंट फेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, दोनों के बीच का एंगल 90, ये भी कट हुआ, तो सिर्फ ये दो पार्ट्स आएंगे। समझ में आया बच्चों क्या किया मैंने? करेक्ट। तो ये आएगा -E1, मतलब इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E0 इंटू एक्स स्क्वायर, इस सरफेस के x का वैल्यू कितना है? 2 है। देखो समझ में आया? बिकॉज प्रॉब्लम में क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विथ x, तो इस सरफेस के लिए x कोऑर्डिनेट का वैल्यू इज 2 है, तो 2a स्क्वायर, करेक्ट है, x स्क्वायर। अभी एरिया, ये जो सरफेस है सरफेस 1, उसका एरिया क्या आएगा? ये क्यूब है, तो ये एरिया विल बी a स्क्वायर प्लस E3, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E0, इस सरफेस का x कोऑर्डिनेट क्या है? दिस इज 2a, दिस इज a, तो इस सरफेस का x कोऑर्डिनेट इज 3a स्क्वायर, करेक्ट, x स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ दिस सरफेस a स्क्वायर, तो ये कैलकुलेशन आएगा -4E0 a रेज टू 4 प्लस 9E0 a रेज टू 4, तो ये होगा 5E0 a रेज टू 4। तो ये हुआ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। आई होप बच्चों एकदम क्लियर है। अभी इसका मीनिंग देखो क्या है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऐसा क्यों आया? जनरल साइन कन्वेंशन ऐसा होता है, जब फ्लक्स एक क्लोज सरफेस है, जब फ्लक्स एक सरफेस के अंदर एंटर करेगा उस फ्लक्स को नेगेटिव लेंगे, और जो फ्लक्स अंदर से बाहर निकलेगा उस फ्लक्स को पॉजिटिव लेंगे। तो यहां पर बाहर निकलने वाला फ्लक्स ज्यादा है, अंदर जाने वाला फ्लक्स कम है, सो टोटल फ्लक्स आया 5E0 a रेज टू 4 पॉजिटिव, मतलब नेट फ्लक्स बाहर निकल रहा है। मतलब ऐसे अज्यूम करो कि एक बॉक्स है, 10 रे ऑफ लाइट अंदर जा रहे हैं और 15 रेज बाहर निकल रहे हैं, तो नेट कितना पास हुआ? 5। 15 बाहर निकले प्लस 10 अंदर गए -10, तो टोटल हुआ 15 - 10 प्लस 5, मतलब नेट +5 रेज बाहर निकले। क्लियर है बच्चों? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी यहां पर और एक चीज, नॉन यूनिफॉर्म अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो हम लोग कैसे करेंगे? मतलब फॉर एग्जांपल फिर से कर्व्ड सरफेस लेते हैं, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, सी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर
फिर इधर। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स कैसे लिखेंगे? अभी वेनेवर वी हैव नॉन यूनिफॉर्म, हम लोग एक एलिमेंट लेंगे। तो सपोज यहां पर मैंने एक एलिमेंट लिया, यहां पर लेता हूं एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट का एरिया कितना है? ds। मुझे बताओ ds बार कहां पर होगा? ds बार विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ये होगा ds बार, करेक्ट। इस पॉइंट पे, इस एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक एलिमेंट डिफाइन किया छोटा सा, ठीक है। उस एलिमेंट के लिए ds बार डिफाइन किया विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच का एंगल इज थीटा। तो फ्लक्स पासिंग इज इंटीग्रेशन ऑफ e ds cos थीटा, ये होगा फ्लक्स का फॉर्मूला, सिंपल। अब हम लोगों ने अभी तक क्या देखा था? E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, सेम है E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। एरिया सिर्फ छोटा सा एलिमेंट है और उसका इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है बच्चों? आई होप कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर, चार्जेस केप्ट एट सेंटर।